स्वागत दोस्तों, आगे चलने चलेंगे। सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी वंदे मातरम को लेकर दे रहे थे भाषण। इस दौरान प्रियंका गांधी की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया दोस्तों, जिसके बाद चुप हो गए नरेंद्र मोदी। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के मंत्री एक बड़े कांड में पकड़े गए हैं दोस्तों। आरटीआई में हुआ है बड़ा खुलासा, इसी के साथ में बताएंगे कैसे महबूबा मुफ्ती की ओर से सुसाइड बॉम्बर के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है दोस्तों। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद वाले मामले को लेकर जेडीयू के सांसद का भी बड़ा बयान सामने आया। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इसी तरीके से प्रियंका गांधी को संभालना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा में सोमवार यानी आज वंदे मातरम को लेकर 150 साल पूरे होने के बाद इस पर जोरदार तरीके से चर्चा की गई दोस्तों। प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि ये गीत 150 साल पुराना देश की आत्मा का हिस्सा है, 75 साल से लोग अपने दिल में बसाए हुए हैं, फिर भी आज इस पर बहस क्यों हो रही है, यानी वंदे मातरम पर बहस करने के लिए अतिरिक्त 10 घंटे की क्या जरूरत पड़ रही है। यह सवाल जब उन्होंने पूछा दोस्तों, वो कहती है कि मैं बताती हूँ कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, मोदी जी इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। मैं कहूँ मोदी जी अब वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो पहले थे। जहां तक नेहरू जी की बात है, तो जितने साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर मौजूद है, उतने साल तो जवाहरलाल नेहरू ने जेल में काट दिया था। पूरे चर्चा के दौरान भाजपा वाले केवल जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते रहे दोस्तों। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के टुकड़े कर डाले और जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के सामने झुके थे। वंदे मातरम आजादी के समय से प्रेरणा का स्रोत रहा, फिर उसके साथ पिछले दशक में अन्याय क्यों हुआ, ये सवाल नरेंद्र मोदी पूछ रहे थे दोस्तों। इस पर बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर की ओर से भी वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी का काम करती है। जिन्ना के मुन्नों को वंदे मातरम से दिक्कत होती है, यानी घूम फिरकर जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसी के इर्द गिर्द भाजपा वाले चर्चा कर रहे थे दोस्तों। यानी वंदे मातरम कितना अच्छा है, कितना भाजपाइयों को बोलना आता है, इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन भाजपाई वंदे मातरम की गुणगान गाने की जगह केवल राजनीतिक बयान दे रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एकदम एक नंबर बात बोली है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोले हैं सपा के प्रमुख और प्रियंका गांधी, और ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर आरटीआई के जरिए ताजा जानकारी से जुड़ा हुआ एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा हुआ है दोस्तों। दरअसल बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन दोनों ले रहे हैं। यह खुलासा 2 दिसंबर 2025 को हुए आरटीआई के जवाब में हुआ दोस्तों, जिसमें कुल 8 नेताओं का नाम शामिल है। इसमें मोदी सरकार और नीतीश सरकार के मंत्री हैं, जिससे मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। आरटीआई में जिन नेताओं के नाम आए हैं, उनमें चौंकाने वाले नाम के तौर पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे और बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव का है। इनके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर और ललन सिंह सरफा के साथ साथ नीतीश मिश्रा और संजय सिंह का नाम है। सभी नेता बिना रोक टोके कई वर्षों से लगातार पेंशन उठा रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी सदन का सदस्य रहते हुए पेंशन लेना पूरी तरीके से गलत है। नीचे आरटीआई के सामने आई पेंशन की लिस्ट आई है दोस्तों, जिससे पता चला है कि सतीश चंद्र दुबे 59,000 रुपए पेंशन उठा रहे हैं 26 तारीख 5वां महीना 2019 से, और ऐसे ही विजेंद्र प्रसाद यादव 10,000 रुपए पेंशन उठा रहे हैं। ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा 47,000, देवेश चंद्र ठाकुर 86,000, ललन सर्राफ तकरीबन 50,000 रुपए उठा रहे हैं। ऐसे ही संजय सिंह 68,000 और नीतीश मिश्रा 43,000 और भोला यादव 65,000 रुपए उठा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद और 2005 से पेंशन भी ले रहे हैं। एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष है दोस्तों। यानी सोचिए, एक तो सैलरी और दूसरा पेंशन, दोनों का दोनों चल रहा है। ऐसे में या तो सैलरी उठाना चाहिए या पेंशन उठाना चाहिए, इसके बावजूद दोनों उठाया जा रहा है और जनता के पैसे पर पूरी तरीके से पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की जा रही है और जनता के पैसे में आग लगाया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखा बताएगा इस तरीके की हरकतों के बारे में। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार की नीतियों पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है दोस्तों। रविवार को श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीडीपी के प्रमुख का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर मुद्दे का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है। महबूबा ने बेहद भावुक होकर कहा कि हम गांधी के देश में इसलिए जुड़े थे ताकि हमको सम्मान मिल सके। हम यही नहीं कहते कि हमें पाकिस्तान को दे दो, हम बस अपनी और पढ़े लिखे युवाओं के लिए इज्जत की मांग कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जब एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने शरीर पर बम बांधकर खुद को उड़ा लेता है तो हम सबके लिए खतरे की घंटी है। एक मां होने के नाते उन्हें इस घटना को लेकर गहरा का लगा। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर हमारे नौजवान जिंदगी की जगह मौत को क्यों गले लगा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में यह दूसरी बार हुआ है जब महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर की हालत को लेकर और दिल्ली के सुरक्षा से मामले को जोड़ते हुए सरकार को घेरा है और कहा है कि सरकार दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानी अब लाल किले तक गूंज रही है। यानी लाल किले पर जो धमाका हुआ है उसे कश्मीर की परेशानी से जोड़कर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें कश्मीर के मामले का समाधान करना पड़ेगा ताकि देश की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो सके। कुल मिलाकर दोस्तों महबूबा मुफ्ती का
ये दावा है कि वो चाहती है कि हम लोग पाकिस्तान में ना जाए, बल्कि हम लोगों को इज्जत और सम्मान मिले ताकि हम लोग भारत के साथ बने रहे। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं महबूबा मुफ्ती वाले बयान को लेकर? दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के अंदर चुनाव हुए थे जिसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी चुनाव जीती थी, जिसके कारण महबूबा मुफ्ती के लिए कहीं ना कहीं एक संकेत जनता ने दिया है कि उनके साथ अब कश्मीर के लोग खड़े हैं। इससे पहले एनसी को लोगों ने जितवाया था। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर मचे घमासान में बिहार के जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार इसके समर्थन में उतर आए हैं। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है। जेडीयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भारत देश में संवैधानिक व्यवस्था है, हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं और उनको लोकतंत्र में अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद बन गया या बन रहा है तो ये अच्छी बात है। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी बात है। बाबरी मस्जिद के विरोध में कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि बाबर को मैंने देखा नहीं, हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। बाबर क्या थे क्या नहीं थे उनके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। भारत को जब आजादी मिली तब संवैधानिक व्यवस्था बनी कि संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है और हर किसी को अपने धर्म के प्रचार के लिए छूट है। क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद बनाना सही है? इस पर जवाब देते हुए जेडीयू के सांसद कहते हैं कि बिल्कुल सही है, उनके लिए सही है, जरूर बनना चाहिए। अगर मुस्लिम धर्म के लोग ये मानते हैं कि ये बनना चाहिए और उनको धर्म का पालन करने के लिए मस्जिद की जरूरत है तो उनको बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। हालांकि हुमायूं कबीर की ओर से पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो मुद्दा बनाया गया है दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि सबको पता है कि हुमायूं कबीर बीजेपी में गए थे और 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था पश्चिम बंगाल के अंदर और उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर बीजेपी छोड़कर टीएमसी में गए, फिर चुनाव जीत गए। हालांकि दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें और जिस तरीके से एक नए मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इन पर गंभीर सवाल उठने एकदम लाजमी है और हुमायूं कबीर का सम्मान अब मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरीके का ये बयान देते हैं और जौन सी राजनीति करते हैं कहीं ना कहीं फायदा भाजपा वालों के लिए ही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर देश भर में बीते कई दिनों से एयरलाइंस की कंपनी इंडिगो को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। दोस्तों यात्रियों को जहां पर एक तरफ परेशानी हो रही है तो दूसरी ओर अधिक किराया होने के कारण कई सारे और भी लोग परेशान हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी परेशान चल रहे हैं। दोस्तों इंडिगो संकट को लेकर हवाई यात्रा के लिए मनमाना किराया वसूला जा रहा है, जिसके कारण कंपनी की मनमानी पर नाराजगी जताई है केसी त्यागी ने। दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ उन्होंने पैसे लौटाने को कहा तो दूसरी तरफ आरजेडी के लोगों ने भी चुटकी ली है। केसी त्यागी ने कहा कि मेरी बेटी की कल मुंबई में परीक्षा है, मैं एयरलाइन से पूछना चाहता हूँ कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए मेरे लोग से और मैं इन पैसों को वापस लौटाने की मांग करता हूं। अगर वापस पैसे नहीं लौटाए गए तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीजीसीए को सस्पेंड किया जाना चाहिए और इंडिगो का लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए। मेरे कटु शब्द के लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। केसी त्यागी ने एक्शन की मांग की तो आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई। दोस्तों आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने लिखा कि अपनी बेटी पर पड़ गया तो अब तकलीफ हो रही है, इससे बदतर स्थिति बनी हुई है देश भर के अंदर। आमतौर पर कुछ लोग हैं जिनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो बड़े चंद पूंजीपति लोग हैं, बाकी आम जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों केसी त्यागी जैसे प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के लोग अब वो भी परेशान हो गए हैं और बोलने के लिए मजबूर हो गए, माफी मांगते हुए कि मेरे शब्दों से अगर कोई आहत हो रहा है तो माफ कर दीजिए। इससे सबको एक बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं ये लोग मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिगो के खिलाफ एक्शन लेना तो बीजेपी सरकार के बस की बात ही नहीं है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इंडिगो जो करोड़ों रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, उस पर एक्शन लेने के लिए बीजेपी वालों को हिम्मत चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि ये चंदा ही इसलिए दिया जाता है कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो सरकार उनके सपोर्ट में आकर खड़ी हो जाए। अगर आप भी मानते हैं कि कोई एक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि जब चंदा चल रहा है, चंदा दिया जा रहा है, तो फिर एक्शन लेने वालों के लिए भी हिम्मत चाहिए कि वो अपने 56 करोड़ के चंदे को छोड़कर एक्शन ले। इस तरीके के बड़े एयरलाइंस कंपनियों पर अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कोई एक्शन नहीं ले सकते, ये बोलने वाली बातें होती हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।